हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। इस वीडियो में बात करेंगे सक्षम प्रैक्टिस सेट 1093 को। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न था, कुंजियों की बोर्ड की सीट्स पंक्ति पर मौजूद होती हैं। तो जो कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड के सबसे ऊपर बोला आपके पास कौन सी कुंजियाँ होती हैं जो मौजूद होती हैं, आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें आप सभी लोग जानते होंगे, इसमें आपके पास क्या होती है, फंक्शन की होती है। इसमें क्या होती हैं साहब, इसमें फंक्शन की होती है। और फंक्शन की कितनी होती है, F1 से लेकर F12 तक आपके पास कुछ फंक्शन की होती है। इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी भैया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फंक्शन की हो जाएगा। F1 से लेकर के F12 तक आपके पास क्या होती है, फंक्शन की होती है। इन फंक्शन की के बारे में थोड़ी बहुत जो चीज़ें आपको जाननी है वो सभी लोग जानते होंगे कि F1 जो होता है आपके पास किसके लिए होता है, F1 आपके पास हेल्प के लिए हो जाता है। यहाँ पे जो F5 आता है, F5 किसके लिए होता है, रिफ्रेश करने के काम आता है। इसी तरीके से हमारे पास एक F7 होता है जो स्पेलिंग को चेक करने के काम आता है। इसी तरीके से हमारे पास एक और होता है जिसे कहते हैं F2 रीनेम के काम आता है। ये सभी लोग जानते होंगे। इसी तरीके से अपने पास नेविगेशन की होती है साहब। नेविगेशन की क्या होती है, जिसमें आपके पास क्या होता है, होम होता है। इसमें आपके पास पेज अप का ऑप्शन आता है, पेज अप। इसी तरीके से इसमें होता है पेज डाउन। तो पेज अप, पेज डाउन आपके पास किस उसमें होते हैं, ये सारे के सारे नेविगेशन की में आपके पास आ जाते हैं। इसी तरीके से इसमें एक और चीज़ आती है जिसे बोलते हैं एंड, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं आपके पास आ जाती हैं। इसी तरीके से हमारे पास एरो होता है। एरो सभी लोग जानते हैं, कुछ ऐसे इस तरीके से ऊपर जाना है, नीचे आना है। इस तरीके से आपके पास एरो कीज़ होती हैं, ये भी सभी लोग जानते होंगे। इसी तरीके से अपने पास संख्यात्मक होता है, 0 से लेकर 9 तक। आपने देखा होगा ना, 0 से लेकर 9 तक जो है आपके पास नंबरिंग होती है। तो वो आपके पास जो कीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, संख्यात्मक की होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, माइक्रो कंट्रोलर के संदर्भ में PIC का अर्थ क्या है। तो PIC का अर्थ क्या है, आपके पास पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोल। अब इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होना चाहिए, बस सिंपल यहाँ से ही समझ में आ रहा है। एक तो इसका फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। दूसरा, पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर का मतलब हो गया जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब ऐसे डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ आप बाहर से अटैच करते हैं, उनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। ऐसी डिवाइसेस को जो कंट्रोल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर कहते हैं उसको। और इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्यूटर में डेटा का प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है। देखो, कंप्यूटर में क्या करना है, डेटा को प्रोसेस करना है। किस में करना है, कंप्यूटर में। हमेशा ध्यान रखो, जो कंप्यूटर होता है वो एक ही भाषा समझता है। कौन सी, मशीनी भाषा। और मशीनी भाषा जो होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या होता है, 0 और 1। तो साहब, कंप्यूटर में आप जब भी प्रोसेस किसी चीज़ को करवाते हैं तो उसमें कोई भी आपके पास जो भाषा होती है वो भाषा आपके पास क्या होती है, मशीनी भाषा में परिवर्तित होती है। और मशीनी भाषा आपके पास क्या होती है, बाइनरी भाषा होती है, 0 और 1 की फॉर्म होती है। इसी तरीके से जो कोबल होती है, ये आपके पास कोबल, इसको ऐसे बोला जाता है, ये आपके पास बिजनेस या बैंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल भाषा होती है। तो बिजनेस या बैंकिंग पर्पस के लिए हम बैंकिंग को जो है कोबल को जो है इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जैसे फोर्ट्रेन होती है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन जैसे कहा जाता है, तो वैज्ञानिक पर्पस के लिए इस्तेमाल की गई भाषा होती है। इसी तरीके से हमारे पास बेसिक मतलब ही होता है जो लो लेवल की भाषा होगी। लो भी नहीं बोलूँगा इसको, एक्चुअल में ये होती है जब स्टार्टिंग में कोई बिगिनर जो होता है ना, वो बिगिनर जब आपके पास प्रोग्रामिंग सीखता है तो बिगिनर को सिखाने के लिए बेसिक लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। जावा, जेम्स गॉसलिंग ने इसका विकास किया था। और ये आप सभी लोग जानते होंगे, जो हमारा एंड्रॉइड होता है, एंड्रॉइड सभी लोग जानते हैं। एंड्रॉइड आपके पास का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एंड्रॉइड को बनाने के लिए हमने जिस भाषा का इस्तेमाल किया था वो हमारे पास क्या है, जावा। इसके अलावा जावा का उपयोग जो है एप्लीकेशन के निर्माण के लिए भी किया जाता है। 89 प्रश्न क्या कह रहा है, जरा देख लेते हैं। उस मेमोरी यूनिट का चयन करें जिसका एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। साहब, मेमोरी टाइम जिसका सबसे कम एक्सेस टाइम होता है, इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, सबसे कम एक्सेस टाइम का मतलब क्या हो गया, जो आपके पास बहुत फास्ट काम करती होगी। मेरी बात सबको समझ में आ रही, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेस टाइम बोलते हैं। और मुझे बताइए, यहाँ पे आपके पास जो सबसे कम एक्सेस टाइम किसका होगा, साहब हमारे पास कैश मेमोरी का जो होता है एक्सेस टाइम सबसे कम होता है, मतलब ये सबसे फास्ट होती है। ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या होती है, रैम का उसके बाद आता है। इसके अलावा हमारे पास क्या होती है, फ्लैश मेमोरी का उसके बाद आता है। उसके बाद हमारे पास क्या होती है, रोम हो जाती है। ये इस तरीके से आपके पास कुछ हमारा जो है जो मेमोरीज होती हैं उनकी वर्किंग होती है। अगर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी के बारे में बात करें, सबसे फास्टेस्ट कौन सी होती है, मेरे पास रजिस्टर मेमोरी सबसे फास्टेस्ट होती है। उसके बाद मेरे पास जो है कैश मेमोरी जो है सबसे फास्ट होती है। उसके बाद आपके पास रैम आ जाएगा, रैम के बाद आपके पास रोम आ जाता है, और रोम के बाद आपके पास यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी आ जाती है। तो ये आपके पास बेसिकली चलता है। तो सबसे कम एक्सेस टाइम का मतलब हो गया कि जिसमें समय बहुत कम लगता है। ऐसी जो मेमोरी होगी वो कौन सी होगी, कैश मेमोरी साहब, ऐसी मेमोरी हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। सेकेंडरी मेमोरी सबसे लास्ट में आ जाती है आपने, यानी द्वितीयक मेमोरी, जिसकी जो
एक्सेस टाइम होगी वो आपके पास ज़्यादा हो जाता है। निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, ये मल्टी टाइमिंग नहीं होता है। मल्टी टाइमिंग कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी प्रोसेसिंग होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग होता है। प्रोग्रामिंग का मतलब एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम जब आप मतलब किसी सिस्टम में आप यूज़ कर पा रहे हैं वो मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया। मल्टी प्रोसेसिंग में आपके पास क्या होता है, आपके पास एक से अधिक जो सीपीयू होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पास मल्टी प्रोसेसिंग हो गया। ठीक है जी, बात सबको समझ में आ गई। बाकी इसके अलावा हमारे पास जैसे ये इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यूज़ करते हैं नॉर्मली कैसे, जब हम विंडो के बारे में बात करते हैं, जब हम यहाँ पे बात करते हैं लाइनक्स के बारे में, तो ये जो है आपके पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हैं, ये इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। कभी प्रश्न आ जाए तो ईजिली कर सकते हैं। 91 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 मित्र हैं HIG के, एक वर्ग के चारों कोने पे बैठे हैं। मान लो साहब हमारे पास वर्ग ये है, ये एक वर्ग है, समझ गए। 4 मित्र इसमें बैठे हुए हैं, कोने के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी इस तरफ होगा एक कमो, इस तरफ होगा एक कमो, इस तरफ होगा एक कमो, इस तरफ होगा, कुछ ऐसे। H और J विकर्ण के सम्मुख कोणों पर बैठे हैं, ये विकर्ण हो गए साहब। मान लो H इधर बैठा है और J इधर बैठा है, किसी भी तरीके से बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। बनाना ऐसे ही है, H और J विकर्ण पे है तो विकर्ण पे है। H और J विकर्ण सम्मुख कोणों पर बैठे हैं, यानी H के सामने J है, J के सामने H है। I क्या बैठा है, H के ठीक बाईं ओर। H इधर है, H का बायां कहाँ होगा, इधर होगा, तो I H के बाईं ओर बैठा है। बोले तो I जो है H के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो J के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो J के ठीक दाईं ओर कौन बैठा होगा भाई, I तो बैठा है। देखो ना, अंदर की तरफ कोई मुंह करके अगर बैठा है तो अंदर की तरफ मुंह करके बैठने का मतलब J का दायां हाथ इस तरफ होगा ना, तो जो आंसर मतलब प्रश्न जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, I वाला हो जाएगा। इसको अपने से यहाँ पे कोई मतलब है ही नहीं, अगर करना भी चाहो तो I J यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। हमसे प्रश्न यही पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, I इसका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए जी, तो ये था आपके पास डायग्राम। ठीक है जी, अब देखो हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन बोल रहा है कितने गैर स्नातक अधिकारी हैं जो ना तो प्रशासक हैं और ना ही इंजीनियर। देखो क्या बोला, प्रशासक भी नहीं है बोला और इंजीनियर भी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया जो प्रशासक हैं, जो इंजीनियर हैं उनको हटाओ। प्रशासक में देखो, प्रशासक में मेरे पास क्या है, ये जो भी मेरे पास आयत है ना, ये प्रशासक है। इसने बोला ना तो बोला प्रशासक हो, तो प्रशासक नहीं होना चाहिए, तो प्रशासक वाला 8 को हटाओ, 17 हटाओ क्योंकि प्रशासक के अंदर आ रहा है ना, 13 को हटाओ क्योंकि प्रशासक के अंदर है, 10 को हटाओ प्रशासक के अंदर आ रहा है, 2 को हटाओ प्रशासक के अंदर आ रहा है, 4 को हटाओ प्रशासक के अंदर आ रहा है। ना तो प्रशासक हो ना ही इंजीनियर, इंजीनियर भी नहीं होना चाहिए। तो इंजीनियर कहाँ पे है, इंजीनियर है मेरे पास ये वाला, तो इंजीनियर का मतलब भाई ये भी नहीं आना चाहिए। देखो मैंने ये हटा दिया, ना तो प्रशासक ना ही इंजीनियर, तो ये दोनों हट गए। अब क्या बोला इसने, बोला गैर स्नातक अधिकारी, मतलब ऐसे अधिकारी जो स्नातक नहीं है, यही तो मतलब ऐसे अधिकारी जो स्नातक नहीं है। देखो स्नातक वाले कौन से हैं, ये वाले हैं। ऐसे अधिकारी जो स्नातक नहीं है, देखो 9, क्या ये आपके पास स्नातक है, नहीं है, क्योंकि स्नातक वो होगा जहाँ पे आपके पास क्या होगा, सर्कल, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। दूसरा ये वाला देखो 67, ये भी स्नातक नहीं है। इसने बोला गैर स्नातक अधिकारी, ऐसा अधिकारी जो स्नातक नहीं है, तो ये वाला हो गया। तो 67 ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आ सका, ये नहीं आ सकता क्योंकि केवल स्नातक है। हमसे बोला गया था गैर स्नातक अधिकारी होना चाहिए, तो अधिकारी भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो 67 और 9 आपके पास होगा केवल 76, तो आंसर कितना हो जाएगा 76, इसका आंसर आ जाएगा। यही तो बोला इसने प्रश्न में, गैर स्नातक अधिकारी हो बोला जो ना प्रशासक है ना इंजीनियर है। इस तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। ओह अब ये बड़ा क्वेश्चन है भाई, है अब ये क्वेश्चन है परेशान करने वाला। इसको पढ़ते हैं, धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। कवि बिंदु ए से पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करता है, बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर चलता है। चलो अब इसको यहाँ से बनाना शुरू करते हैं, इसको लेके आते हैं इस तरफ ताकि हमें यहाँ नज़र आ जाए। इसको इधर लेके आते हैं भैया, कौन सा कथन सही है इसको हमें बताना है, तो मैं इसको यहाँ बनाता हूँ। चलिए साहब, कवि बिंदु ए से पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करता है, बिंदु बी पर पहुंचने के लिए इतने किलोमीटर चलता है। समझना, हाँ कोई बिंदु ए है, इससे पश्चिम दिशा में की ओर चलना शुरू करता है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर चलता है। मान लो साहब हम यहाँ से निकले, इस वाले बिंदु से हम चले यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मैंने बना दिया। और ये जो पॉइंट है देख लेते हैं कि कितना हमारे पास, कुछ नंबर बड़े तो नहीं है हमारे पास, 8 है, 6 है, ओके है, 10 है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा ही बना लेते हैं, इसको थोड़ा ऐसे बना लेते हैं। तो ये मेरे पास हो गया, ये हो गया मेरे पास 8 किलोमीटर, ठीक है जी, ये 8 हो गया। ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से चलना शुरू किया होगा और ये बी पॉइंट पर हम पहुँच चुके हैं। ये कुछ ऐसे चले, ठीक। अब वो यहाँ से दाएँ मुड़ेगा और सी पर पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर चलेगा।
फिर वो दाएं मुड़ता है। ओके, अब ये व्यक्ति ना यहाँ से जो है दाएं मुड़ेगा। अब समझ रहे हैं मेरी बात, जो व्यक्ति पश्चिम की ओर आ रहा है उसका दायां हाथ ऊपर की तरफ होगा और ये 6 चलेगा। इसका मतलब 6 कुछ कुछ आपके पास ये ऐसा होने वाला है। 6 थोड़ा सा छोटा छोटा टाइप का बना सकते हैं। ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये दाएं तरफ मुड़ गया। समझ में आई बात? वह दाएं ओर मुड़ता है, बिंदु सी पर पहुंच गया, तो मतलब ऊपर बिंदु सी हो गया। ये वाला बिंदु क्या हो गया आपके पास? बिंदु बी हो गया। सी पर पहुंचने के 6 किलोमीटर चला। ओके, फिर से वो दाएं मुड़ा और डी पर पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चला। मतलब यहाँ से दाएं मुड़ेगा और 5 चलेगा, वो लगभग इतना। तो ये मैंने 5 बना दिया, ठीक, ये मैंने इतना बना दिया। ये 5 चला, फिर वो बिंदु डी पर पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है, यानी ये अब आपके पास बिंदु डी पर पहुंच गया। इसमें भी समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर वो बाएं मुड़ रहा है और 2 किलोमीटर चलकर ई पर पहुंच रहा है। अब देखिए, अब ये व्यक्ति ना बाएं ओर मुड़ेगा ना, बाएं ओर मुड़ेगा मतलब ऊपर की तरफ जाएगा ये थोड़ा सा। अब हमें इसको ऊपर की तरफ भी बनाना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा ऐसा बनाते हैं। देखो 5 ये हो गया। अब यहाँ से थोड़े हल्के इसको ऊपर लेके जाओ, इतना लेके जा रहा हूँ मैं इसको, और ये कितना हो गया मेरे पास? 2 हो गया। तो ये यहाँ पर पहुँच चुका है, ठीक है, और 2 किलोमीटर चलकर ई पर पहुंच गया। ठीक है, हमने ई पर भी पहुंचा दिया है। फिर वो यहाँ से दाएं मुड़ता है और एफ पर पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। अब देखो यहाँ से मुड़ाओ इसको और यहाँ चलाओ इसको। कहाँ? इधर से चलेगा साहब ये, और यहाँ तक बनेगा ये कम से कम 4 किलोमीटर। इतना ये 4 किलोमीटर है। अब मैंने 4 क्यों बनाया? देखो भाई, सिंपल सी बात है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये था 8, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 5। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर थोड़ी मैं इधर तक बनाता तो ये 3 बनता ना यहाँ तक, इसलिए मैंने थोड़ी और आगे तक इसको लेके चला गया। तो 4 किलोमीटर तक ये पहुँच चुका है। अब वो दाएं मुड़ेगा और जी पर पहुँचने के लिए 10 किलोमीटर चलेगा। अब ये भाई यहाँ से चलेगा इधर से, ठीक, और ये इसको कहाँ पे लेके जाना है? इसको जी तक ले जाना है 10 किलोमीटर। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाऊँ, इतना बनाता हूँ, तो ये कितना किलोमीटर बनेगा? पहले तो सोचने वाली बात है, कितना बनेगा? देखो सीधी सी बात है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ तक भी ये कितना होगा? 2 ही होगा, इतना। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा? 6 होगा। इसका मतलब 6 2 अभी तक कितना हुआ? ये हो गया 8। इसका मतलब मैं इसको थोड़ी और नीचे लेके जाऊँगा यहाँ तक, तो ये 2 और बना दिया मैंने। इस तरीके से हो गया 10। तो अब ये कहाँ तक पहुँच गया? ये जी पर पहुँच गया। तो मैंने इसको, ये मेरे पास जो भी पॉइंट हो गया, ये मेरे पास क्या है? एक पॉइंट जी हो गया। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद वह कह रहा है कि वो बाएं मुड़ता है और बिंदु एच पर पहुँचने के लिए 2 किलोमीटर चलता है। अब देखो यहाँ से, अब ये व्यक्ति जब यहाँ पहुँचा बाएँ चलने के लिए, भाई इसको इधर चलना पड़ेगा, तो यहाँ से चलेगा तो इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना चलाना बोला इसको? ये भी समझते रहना क्या बोला इसने? 2 किलोमीटर चलाना है। चलो इसको थोड़ा सा सीधा बना लेते हैं। चलो साहब, तो इसको यहाँ से ये 2 किलोमीटर ऐसे भी पहुँच गया, ये 2 किलोमीटर चलता है। फिर वो अंतिम बार मुड़ता है और अपने गंतव्य आई पर पहुँचने के लिए फिर से 2 किलोमीटर चलता है। अब देखो यहाँ से ये बाएं मुड़ेगा, अब बाएं का मतलब ये ऊपर मुड़ेगा और यहाँ जाने के लिए 2 चलना पड़ेगा। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 था ना भाई, तो ऑब्वियस सी बात है इसको यहाँ तक ही बनाना पड़ेगा। तो ये 2 हो गया, ऐसे यहाँ पहुँच गया। और लास्ट इसका जो पॉइंट है वो कौन सा हो गया? ये आखिरी जो बिंदु है ये हो गया बिंदु आई। अब क्या बोल रहा है? अब ये बोल रहा है, देखो अब इसको समझना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपसे बताना है। बिंदु जो बी है वो एफ के सापेक्ष उत्तर पश्चिम दिशा में है। अच्छा, मैंने सारे पॉइंट बना दिया क्या? ए बी सी, एक ये बना दो यहाँ पे डी, एक ये बिंदु हो जाएगा ई, ये बिंदु हो जाएगा एफ, ये जी, ये वाला हो जाएगा एच और ये हो जाएगा आई। ये आई बिंदु बना दिया। पहला देखते हैं साहब, जो बिंदु बी है वो एफ के सापेक्ष उत्तर पश्चिम में है। बिंदु बी कहाँ है? ये है बिंदु बी एफ के सापेक्ष। कहाँ है एफ? एफ किधर है? ये है एफ। एफ के सापेक्ष बोला, क्या बोल रहा है? उत्तर पश्चिम दिशा में। मेरी बात समझना, उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी हो जाएगी? अगर मैंने ये क्या कहा, ये मेरे पास जो दिशा है ये कौन सी हो जाएगी मेरे पास? ये दक्षिण पश्चिम है, ठीक। ये वाली जो दिशा हो गई ये कौन सी हो जाएगी मेरे पास? उत्तर पश्चिम हो जाएगी। अब सोचो, बी मेरा यहाँ है, ठीक, और मेरा एफ यहाँ है। एफ तो मेरा कहीं यहाँ है ना भाई, एफ मेरा यहाँ है, बी मेरा कहीं यहाँ है। तो ये देख समझना, जो बिंदु बी है वो एफ के सापेक्ष, बिंदु बी एफ के सापेक्ष उत्तर पश्चिम में नहीं है। उत्तर पश्चिम तो इधर है ना, तो ये उत्तर पश्चिम में कहाँ हो सकता है? तो दक्षिण पश्चिम में होता तब भी मैं मानूँ, तो ये नहीं हो सकता। पहली बात तो ये पहला वाला तो गलत आ रहा है। दूसरा, बिंदु ए बिंदु डी के सापेक्ष उत्तर दिशा में। बिंदु ए किधर है? ये है बिंदु ए। बिंदु डी किधर है? बिंदु डी है इधर। अब देखो ना, ये कुछ ऐसे बना, देखो भाई डी इधर है, ए इधर है। जब भी ऐसे बोले ना सापेक्ष, इसका मतलब इसको ऐसे बनाओ, ये डी के सापेक्ष ये कौन सी दिशा हो गई? ए वाली। ये आपके पास दक्षिण पूर्व दिशा आपके पास आ रही, तो मतलब ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा ये भी रॉन्ग है। तीसरा देखो, बिंदु जी आई के सापेक्ष दक्षिण पश्चिम में। बिंदु जी कहाँ है? कहाँ है बिंदु जी? ये है साहब, ये जी वाला हो गया ना, ये वाला पॉइंट ये है जी। जो बिंदु जी है वो आई के सापेक्ष दक्षिण पश्चिम में। अब देखो यहाँ पे, इसको देखो समझना, हाँ इसको मेरी बात समझना, इसको मिटा रहा हूँ।
अगेन हम ऐसे ही कुछ बना देंगे। देखो ये कुछ कुछ जहाँ पे जी बोला ना, ये जी मान लो मेरे पास ये ऐसा हो गया जी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो इस तरीके से, ये देखना यहाँ से, इसको समझना मेरी बात, इधर देखना ये वाला, और आपके पास कुछ ये इस तरीके से। तो यहाँ से देखो ये वाला जो पॉइंट नज़र आ रहा है आपको, ये कहीं जी इधर है, ये मान लो ये आपके पास आई इधर है। तो क्या आपके पास, क्या ये ऑप्शन सही नहीं कि जो बिंदु जी है वो आई के सापेक्ष दक्षिण पश्चिम की दिशा में, तो ये वाली जो दिशा हो गई, क्या ये आपके पास दक्षिण पश्चिम दिशा नहीं है? भाई दक्षिण पश्चिम दिशा तो है, ये नीचे की तरफ ही तो है, तो बिल्कुल ये वाला जो पॉइंट है वो आपके पास सही हो जाता। तो ये था आंसर। तो ये इस तरफ है, ये दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सही था। एच जो है वो बिंदु सी के सापेक्ष उत्तर पूर्व में है। एच किधर है? जो एच है बोला वो बिंदु सी के सापेक्ष कहाँ है? उत्तर पूर्व दिशा में है। बिंदु एच बिंदु सी के सापेक्ष उत्तर पूर्व दिशा में है। अब देखो ये भी गलत हो जाएगा ना यार। देखो ये सी है, ये एच कहीं नीचे है, इसका मतलब ये कुछ ऐसे बन रहा होगा। मेरी बात समझना, ये कुछ ऐसे बन रहा है। कैसे? ये कुछ ऐसे बन रहा है, इधर सी है इधर एच है। अब एच बोला उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में कैसे हो गया भाई? ये आपके पास दक्षिण पूर्व दिशा होगी, उत्तर पूर्व दिशा नहीं होगी। तो इसका मतलब अभी के लिए आंसर क्या बनेगा? सी वाला बनेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इस क्वेश्चन में। उम्मीद करूँगा आपको ये बात समझ में आई होगी कैसे कैसे हमने क्वेश्चन किए हैं। ठीक है जी, चलो यार, बाकी क्वेश्चन से सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती, बट कुछ हद तक तो चीज़ें क्लियर हो ही गई होंगी। इसको इधर लेके आते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं 94 क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहे हैं? चलिए 94 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? नीचे दिए गए श्रृंखला आपको दे रखी है, इसमें बताना है आपको सही कौन सा आपके पास होने वाला, ये बताना है। ठीक, तो कैसे होगा, कैसे किया आपने ये, कैसे किया? यहाँ पे एच आ रहा है कुछ यहाँ से, ओ के बाद कुछ इधर से बन रहा है, ओ के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई 10, वाई के बाद ये वाला, वाई के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड ई एफ जी एच आई 9, और आई के बाद ये वाला, आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस 10। ठीक है, देखो कैसे हो रहा है ना, ये 10 का गैप आ रहा है भाई इसमें। देखो 10वां जो लेटर है ये इस तरीके से बन रहा है। देखो कभी भी ऐसे सीरीज वाले प्रश्न आते हैं ना, कैसे जैसे ये सीरीज है 1 2 3, तो ऐसे कनेक्शन बनाया करो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, कुछ इस तरीके से। अगर ऐसे बनाओगे तो मामला ठीक रहेगा। तो ये मैंने 10-10 के गैप में ऐसा बना रखा। इसका मतलब जो यहाँ आएगा ना, यहाँ एक ऐसा आएगा जो ओ जो होगा जिसमें आपके पास 10वां होगा। अच्छा ई से लगाओ जरा, ई से, ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। देखो एफ हो नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता, इसका मतलब या तो बी आंसर होगा या तो सी आंसर होगा। इधर आपके पास ई होना चाहिए। ई से जो ओ होगा वो आपके पास 10वां लेटर होता है, तो ये इस तरीके से आएगा। दूसरा, अब देखना इसमें देखो जे एक्स डब्ल्यू ई, के एक्स डब्ल्यू ई, ये दोनों तीनों सेम है, ये सेम है। मतलब मुझे केवल ये लेटर चेक करना पड़ेगा, पहला वाला लेटर। अब देखो यहाँ पहला लेटर कैसे किया होगा चेक, यहाँ से आप कैसे आ सकते हो, वी, अच्छा ऐसे आ जाओ। एच के बाद देखो, एच के बाद आई जे के एल एम एन ओ 7th लेटर है। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी 7th लेटर, देखो ये भी 7th है, ये भी 7th है, ये वाला। वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी 7th लेटर, यानी सी के बाद 7th लेटर। सी के बाद डी ई एफ जी एच आई आई, सी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे, जे आएगा ना, तो यहाँ पे जे आ रहा है। इसका मतलब यहीं से आपके पास आंसर बन गया। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? जे वाला बनेगा। तो जे एक्स डब्ल्यू ई, इतना सा काम था जो आपको यहाँ पे करना था। अगर इतना काम अगर आपसे हो जाता तो प्रश्न भी आपसे हो जाता, और इतना काम नहीं हुआ तो फिर प्रश्न भी यहाँ पे नहीं हुआ होगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए एक और पहला दूसरे के अंक की 2 कथन दिए गए, आपको तय करना है कि कथन में दी गई जानकारी उत्तर देने के लिए पर्याप्त अथवा नहीं है। कथनों को पढ़ना है, नीचे दिए गए आंसर जवाब देना है। चलो क्या बोल रहा है भाई। कथन पहला देखो, सी बोला ए और डी के बीच की दूरी में मध्य है। ओके, मैंने कहा भैया इधर ए है इधर डी है, और ए और डी के मध्य में कौन है? बोला सी। हमने ठीक है भाई, जो सी है वो ए और डी के बीच की दूरी के मध्य में है। ओके, बी बोला ई के 3 किलोमीटर पूर्व में है। बी क्या है? बोला जो बी है वो ई के ऐसे 3 किलोमीटर बोला पूरब में, तो बी मैंने 3 किलोमीटर पूरब में बनाया ई के। ये बात भी सही हो गया। ओके, हमें बताना क्या है? हमें बताना था ए और बी के बीच की दूरी क्या है। अब देखो मुझे 2 चीज़ें दे रखी है, एक ये स्टेटमेंट दे रखा है, कथन दिया है, दूसरा ये दे रखा है। मुझे बताना है ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी। क्या मैं बता सकता हूँ ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी? देखो इसका आंसर क्या आएगा? ना तो पहला और ना ही दूसरा ही पर्याप्त है, कुछ और बचा हुआ इसमें।
ना तो पहला ही प्राप्त है ना दूसरा ही प्राप्त है, पहला अकेले प्राप्त जबकि दूसरा। ठीक है, मेरी बात सबको समझ में आई? भाई देखो हमारा इससे आंसर नहीं बनेगा। मुझे कैसे पता चलेगा ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी? मैं नहीं बता सकता कि ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? ना तो पहला ना दूसरा पर्याप्त है। भाई मुझे पहले से भी पता नहीं चलेगा, दूसरे से भी पता नहीं चलेगा, इसमें कुछ और तो नहीं है, दूसरे अकेला पर्याप्त, पहला दूसरा पर्याप्त है। ठीक है, मेरी बात सबको समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? ए और बीच की दूरी आप नहीं बता सकते, नहीं बता सकते ए और बीच की दूरी क्या है, क्योंकि यहाँ एक स्टेटमेंट में कुछ अलग ही है, दूसरे स्टेटमेंट में कुछ अलग है। इन दोनों स्टेटमेंट का एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं बन रहा है, इसलिए हम नहीं बता सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 96 क्वेश्चन। अब 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसको देख लेते हैं। ठीक है जी, 96 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कथन सभी ऊंट गधे हैं। चलिए साहब, सभी जो हमने ऊंट बना देते हैं, सभी ऊंट, ये ऊंट हो गया, सभी ऊंट क्या है बोला? गधे हो गए, तो सभी ऊंट को हमने गधा, गा से गधा हो गया। कुछ बिल्लियां ऊंट हैं, कुछ बिल्लियां ऊंट है, तो हमने कुछ ऐसे बना दिया, ये बिल्लियों का बना दिया बिल्ली, कुछ बिल्लियां ऊंट हैं। सभी डॉल्फिन बिल्लियां हैं, सभी डॉल्फिन बिल्लियां हैं, सभी डॉल्फिन बिल्लियां हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो एक बात मेरी समझिएगा। अब इसके ना दो तरीके से मैं बना सकता हूँ। देखो एक तो ये बनेगा ऐसे, एक डॉल्फिन मैं इधर ले सकता हूँ। एक बात समझना, डॉल्फिन ये डा है, तो डॉल्फिन का डायग्राम एक ऐसे बन सकता है, वहाँ से दिख रहा है, इसमें देखते रहिएगा। ठीक है, एक ये भी बन सकता है भाई, इसमें दोनों अलग अलग बन सकते। एक ऊँट बना दो, एक ये गधा बना दो, एक ऐसे आप क्या कर सकते हैं, एक ऐसे बन सकता है, ये डॉल्फिन बन जाएगा। क्या बोला इसने? सभी डॉल्फिन बिल्लियाँ ना, और ये ऐसे बन जाएगा, सभी डॉल्फिन बिल्लियाँ। ये एक ऐसे भी बन सकता है, ये बिल्ली हो जाएगा ऐसे। ये दो डायग्राम इसके बन सकते हैं। देखो पहला देखो निष्कर्ष फर्स्ट, सभी डॉल्फिन गधे हैं। क्या कहीं पे नज़र आ रहा है सभी डॉल्फिन गधे हैं? अगर सभी डॉल्फिन गधे होते तो कुछ डायग्राम ऐसे बनता, ये डॉल्फिन आता है ऐसे और गधे आता बाहर से ऐसे। क्या दोनों में कहीं नज़र आ रहा? नहीं आ रहा, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, कुछ डॉल्फिन गधे हैं। क्या ये बात सही है? कुछ डॉल्फिन गधे हैं। देखो अगर तुम इस डायग्राम को देखोगे ना यार, तो इसमें नज़र आएगा तुम्हें बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ वाला साइन आ रहा है ना, इसमें नज़र आ रहा है कुछ डॉल्फिन गधे, बट इस वाले में कुछ नज़र आ रहा है कि कुछ डॉल्फिन गधे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ये वाला भी गलत हो जाएगा। बात सबको समझ में आ रही है? क्योंकि देखो कभी भी ऐसे डायग्राम आते हैं ना, तो एक दो डायग्राम बना के देखो। अगर गलती से किसी ने ये डायग्राम बनाया होगा ना, तो वो इसका आंसर मारेगा। इसमें ना नंबर ऑफ जो केसेस होते हैं ना, जितने आप डायग्राम बनाओगे, देखो जो भी प्रश्न दिया गया है, जैसे इसमें दिया गया है, देखो क्वेश्चन क्या बोला है? सभी डॉल्फिन बिल्लियाँ हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग देखो, इसमें भी है सभी डॉल्फिन बिल्लियाँ हैं, इसमें देखो इसमें भी सभी डॉल्फिन बिल्लियाँ हैं, जो मैंने डायग्राम बनाया है। अब देखो अगर आप जिसने ये बनाया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला सही हो जाएगा, तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। जितने आपके पॉसिबल केसेस होते हैं, उतने पॉसिबल केसेस में वेन डायग्राम बनाया करो। अगर पॉसिबल नंबर ऑफ वेन डायग्राम आपने बना दिए, उसमें से अगर एक भी गलत हो रहा है, तो वो स्टेटमेंट गलत है। जैसे इसमें तो सही है, लेकिन इसमें गलत आ रहा ना, हो इसमें तो कुछ का कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा, इसका मतलब ये वाला गलत ही होगा। दूसरी बात, कुछ गधे बिल्लियाँ हैं। बताइए, कुछ गधे बिल्लियाँ हैं इसमें देखो, हाँ बिल्कुल कुछ गधे बिल्लियाँ हैं, यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे भी कुछ गधे बिल्लियाँ आ रहा है। तो अभी के लिए आपके पास क्या हो जाएगा? अभी के लिए ये वाला तो सही हो जाएगा, कुछ गधे जो है बिल्लियाँ हैं। अच्छा तीसरा, सभी बिल्लियाँ गधे हैं, सभी बिल्लियाँ गधे हैं। भाई ये भी तो गलत हो जाएगा ना, सभी बिल्लियाँ गधे भी तो नहीं है। अगर सभी बिल्लियाँ गधे होते तो बिल्ली ऐसे आता, और सभी बिल्लियाँ गधे ये बाहर से आता, तो सभी बिल्लियाँ गधे भी नहीं हो सकता, तो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है। अभी अपने पास क्या है? ABCD, तो इसमें आंसर क्या बनेगा? केवल ये वाला बनेगा। निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करता है, बाकी सारे के सारे ये गलत हो जाते हैं। चलिए साहब 97 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 97 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 97 क्वेश्चन, ओहो ये तो काउंट करने वाला है भैया, तो अब काउंट करो भाई। काउंट कैसे करना है? देखो पहले 1 1 वाले काउंट करते हैं। 1 वाले काउंट कैसे करोगे? देखो भैया, पहला 1 ये वाला, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा 1 1 वाले काउंट करो 3, समझ रहे हो साहब? बात एक ये हो जाएगा 3। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, एक ये हो गया 4, एक यहाँ पे ले लो, ये क्या हो गया 5, एक इधर हो गया, ये वाला हो गया 6, फिर यहाँ से 7, एक ये वाला 8, एक ये वाला बन गया 9, और एक ये वाला बन गया 10। तो एक वाले कितने आ गए? 10 आ गए। ठीक, इतने तो शायद सबको काउंट करे भी होंगे। चलो अब 2 2 वाले देखते हैं। क्या 2 वाले कहीं पे हैं भाई? 2 वाले कहीं पे हैं, मतलब जहाँ से 2 को बना के अपना कोई फिगर बन रहा होगा, कोई 2 बना के आ रहा है, 2 बना के कहीं है। चलो 2 नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? चलो 2 के लिए मैं थोड़ा 2 के लिए जगह छोड़ देते हैं, तो 2 के लिए मैंने थोड़ा जगह छोड़ दी। चलो 3 का देखते हैं। क्या 3 वाला कहीं आ रहा है कि कहीं पे 3 डायग्राम को बना के कोई आपके पास जो है ट्रायंगल बन रहा हो? क्या 3 डायग्राम बना के कोई ट्रायंगल बन रहा है?
3 वाला भी नहीं आ रहा फिलहाल तो। चलो 4 वाला देखते हैं जो बन रहा है, जो थोड़ा सा दिख रहा है ना उसको बनाते हैं। जैसे 1 2 3 4, इन चारों को बना के एक तो ये बना भाई 1, ठीक है जी। 1 2 3 4 इनको मिला के एक ये बन रहा है 2, ठीक है जी। और किसी को कुछ समझ में? चलो 4 वाले मेरे पास कितने आ गए? 4 वाले अपने पास 2 आ रहे हैं। चलो जी और देखते हैं इसमें और कहाँ बन रहा है कोई। अब देखो एक ये भी बन रहा है ना, कौन सा वाला? देखो 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों को मिला के जो है एक डब्बा ये बनेगा 1 ऐसे। और एक 1 2 3 4 5 6 7 या 1 2 3 4 5 6 थे क्या ये? 1 2 3 4 6 थे यार ये ना, 6 वाले, ये 6 वाले मिलके बन रहे हैं। तो चलो भाई देख लो इसको, ये एक ये बनेगा भाई कैसे? यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक तो बनेगा आपके पास एक ये वाला 1 2 3 4 5 6, 6 डायग्रामों को, यानी 6 जो आपके पास फिगर हैं उनको काउंट करके या उनको मिला के बन रहा है। और एक ये वाला बनेगा यहाँ से इस तरीके से, एक ये भी तो है नहीं, ये बोलो एक ये भी तो है। तो 6 को मिला के मेरे पास कितने बने? 2 बने साहब, ठीक। ये वाले आपके पास बन गए। अब ये भी मामला बन गया। एक आपके पास बड़ा वाला आ रहा है, बड़ा वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पूरा 12 को बना के भी 12 को मिला के भी एक आपके पास ये भी बन रहा है। टोटल कितने हो गए? 10 10 14 15, 15 आ गए आपके पास, तो 15 तो बन गए। अभी थोड़ा सा हमने कुछ चीज़ें छोड़ी हैं जो बनने चाहिए। अभी कुछ यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या बनना चाहिए। बनने का मतलब ये है कि जैसे 2 और 3 को मिला के भी कोई डायग्राम बनने चाहिए, और ये अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है कैसे कहाँ बनेगा ये। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो मैंने यहाँ पे गलती की है। यहाँ पे एक वाले 11 हैं, तो टोटल कितने हो गए? 16, तो 16 हो जाएगा भाई इसका आंसर, ठीक है। तो अभी के लिए 16 इसमें आ रहे हैं, बाकी दूसरे और तीसरे वाले से कुछ बन नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग चाहो तो एक बार दोबारा से चेक कर सकते हैं। चलिए 98 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 98 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 17 दिसंबर 2002 को शनिवार है। हम इसको ऐसा बना लेते हैं, 17 दिसंबर 2002 को यहाँ पे आपके पास था शनिवार, ठीक है जी। 22 दिसंबर को आपको बताना है, 22 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन आएगा? बहुत सिंपल है। 17 से आप चले जाओ 17 दिसंबर तक, 17 से 17 दिसंबर आपको जाना है सबसे पहले 2003। 17 दिसंबर 2003 में शनिवार के बाद एक दिन इसमें बढ़ेगा, और शनिवार के दिन एक और बढ़ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा आपके पास? रविवार। सिंपल सी बात है, ठीक। उसके बाद 17 दिसंबर 2004 में जब भी आप जाओगे, शनिवार के बाद क्या आता है? रविवार आता है। ओके। अब देखो, जब आप 2002 से 3 पे आए तो एक दिन बढ़ेगा, 2003 से 2004 पे आओगे तब 2 दिन बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि 2004 वाला लीप ईयर रहा होगा, तो इसमें 2 दिन काउंट होते हैं, ठीक है। मतलब 366 दिन का जाता है ना, तो 2 दिन काउंट हो गया, यानी रविवार में 2 दिन और आगे जाओ, तो रविवार में 2 दिन आगे जाओगे तो कितना आ जाएगा? मंगलवार। इतनी बात सबको समझ में आई? रविवार के बाद क्या आता है? सोम, और फिर आता है मंगल। अब देखो आपको जाना है कहाँ पे? 22 दिसंबर को जाना है कि 22 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा, इस तरीके से। तो देखो 17 तारीख को मंगलवार है, फिर 18 आएगा, फिर बुध होगा, फिर 19 आएगा, फिर बृहस्पति होगा, फिर 18 को बृहस्पति, फिर 19 को शुक्र, 20 को शनि, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया ना, 17 हो गया ना, 17 18 19 20 21 और 22। 17 को क्या है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, ठीक है। तो 22 को क्या आ जाएगा आपके पास? ये रविवार आ जाएगा। तो यहाँ पे ये था कॉन्सेप्ट, समझ में आ गई बात, ठीक। ये इनमें ना समय नहीं लगता है, इनमें समय मुझे इसलिए लग जाता है क्योंकि मुझे समझानी होती है, मुझे हर एक चीज़ को समझाना होता है, इसलिए मुझे समझ में, इसलिए मुझे समय लगता है। अगर मैं खुद से करूँगा तो फिर मुझे ये सब कुछ लिखने की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी। फिर तो मुझे पता है यार 17 दिसंबर 2002 है, फिर एक दिन बढ़ेगा, यानी यहाँ पे मुझे ध्यान रहेगा कि भाई ये बढ़ेगा, फिर 4 बढ़ेगा, बस दैट्स इट। इस तरीके से आपको करनी होती हैं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? रविवार। डी वाला ऑप्शन इसमें आ जाएगा। चलिए 99 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी कक्षा के 7 छात्रों के बारे में जानकारी दी गई है, आरती की लंबाई 26 से अधिक है। चलिए जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आरती की लंबाई 26 से अधिक है, तो हम ऐसे बनाएंगे, आरती बोल रहा है आरती की लंबाई 26 से अधिक है, ठीक है, हमने ये बना दिया। आरती बड़ी है, छवि उससे छोटी है। मैं ऐसे इस हिसाब से लिखता हूँ इसको, जिससे मुझे पता चल जाए आरती बड़ी है, छवि छोटी है। तो पहला हमारा ये हो गया, आरती की लंबाई 26 से अधिक है लेकिन दीक्षा से कम है, यानी दीक्षा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी ऐसे। आरती की लंबाई 26 से ज़्यादा है लेकिन दीक्षा से कम है, मैंने ये मान लिया। भावना दीक्षा से लंबी है, इसका मतलब भावना इससे भी ऊपर आ जाएगी। भावना, जैसे इसने बोला ना भावना दीक्षा से लंबी है लेकिन प्रियंका से छोटी, यानी प्रियंका से छोटी, इसका मतलब प्रियंका भावना से भी ऊपर होगी ऐसे।
इस तरीके से आ जाएगा। निशा की लंबाई गरिमा से कम है लेकिन प्रियंका से अधिक है। अब देखो यहाँ पे ना ये प्रियंका है भैया, इसको मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे तो प्रियंका तक तो हमने पहुँच गए हैं। इसने एक और चीज़ बोली है, इसने क्या बोली है देखो, निशा की लंबाई गरिमा से कम है लेकिन प्रियंका से अधिक है। प्रियंका से अधिक किसकी लंबाई है? निशा की लंबाई। तो प्रियंका से ऊपर कौन होगी? निशा। तो जो इसने बोला कि निशा की जो लंबाई है वो गरिमा से कम है, इसका मतलब निशा के ऊपर एक और लड़की होगी जिसका नाम है गरिमा। यही तो बोला इसने कि भैया जो निशा की लंबाई है वो गरिमा से कम है, तो मैंने बना दिया निशा की लंबाई गरिमा से कम लेकिन प्रियंका से अधिक। प्रियंका से भी तो ज़्यादा है ना, तो ये हो गया। उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सबसे लंबी कौन है जो सबसे ऊपर होगी? देखो प्रियंका यहाँ तक थी ना, तो सबसे ऊपर कौन हो गई? गरिमा। तो ये सी वाला इसका आंसर आ गया, दैट्स इट। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, क्या बोला जा रहा है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और जिस हिसाब से क्वेश्चन बोला गया उसके अकॉर्डिंग जो है हम प्लस माइनस को यहाँ पे चेंजेस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखो जो एक क्वेश्चन है इसमें हमें सारी चीज़ें लिखनी है, जैसे पी का अर्थ, आज भी नहीं डाला यार, सही है आपसे बताना है। चलो अब देखो इसमें क्या करना है ना, इस सी वाले में डालना जरा आंसर। पी का अर्थ गुणा कहाँ है? पी, इसको पी को गुणा लिखना है यहाँ पे पहली बात। दूसरा आर का अर्थ डिवीजन है, आर कहाँ है? आर कहाँ पे है? ये है, तो आर का अर्थ यहाँ पे डिवीजन कर दो ये वाला। डब्ल्यू का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा साहब? डब्ल्यू का अर्थ प्लस है तो इसको प्लस इस तरीके से आप कर लीजिएगा। यहाँ पे एम का अर्थ क्या है साहब? एम किधर है? एम का अर्थ माइनस साहब, तो एम को इस तरीके से माइनस कर दो। अब जब आपने ये कर लिया, सिंपल है, डी मास रूल लगाओ। डी मास सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले डिवीजन करना होता है, तो सबसे पहले इसको डिवीजन करो, यानी 20 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा? 20 भागे 5 कितना आता है भाई? 4 आता है ना, 5 को 20 होता है ना, तो ये 4 आ जाएगा। अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये मैंने प्लस लिखा। देखो जो यहाँ पे लिखा ना मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये वाला सॉल्व कर दिया, इसके बाद क्या है? प्लस है, फिर 12 आ जाएगा 12, फिर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, कितना? 3 है। उसके बाद क्या है? मल्टीप्लाई है, फिर क्या है? 4 है, और इक्वल क्या आ रखा है? इसके 4 आ रखा है ऐसे। अब दूसरा क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हो गया प्लस हो गया और 4 3 जा कितना होगा? 12, ये कुछ ऐसे आएगा, इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। देखो प्लस 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे केवल 4 बचेगा, 4 बराबर 4, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? सी वाला, यानी सी वाला आपके पास वेरीफाई करेगा, बाकी और इसमें वेरीफाई नहीं करेंगे। ठीक है जी, उम्मीद करूँगा आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आप लोगों के लिए जो है ये वीडियोज़ डाली जाती हैं क्योंकि क्लास में बहुत समय लग जाता है और आप सभी लोग जानते हैं कि सक्षम का जो सॉल्यूशन होता है 2 घंटे में मतलब बहुत कुछ बताया जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाया करो और थोड़ा सा जो भी क्या कहते हैं अपने हिसाब से भी जो है प्रैक्टिस किया करो। ऐसे नहीं कि बस 2-4 के भरोसे रह गए। हाँ, जब आप करते हो फंस जाते हो उसके लिए सही है ये। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो के साथ।